हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पाकिस्तान और इंडिया की जो 4 डेज़ की वॉर हुई है या 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक से लेके जो टेंशन्स जनरेट हुई और फिर वॉर की शक्ल में और एंड में सीज़ फायर की शक्ल में कंक्लूड हुई, वो अभी कंक्लूड हुई नहीं है। वाई आई से दिस बिकॉज इंटरनेशनली जितने भी सिक्योरिटी फोरम्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, उन सब पे पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हो रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। दुनिया के लिए, यूएस के लिए, चाइना के लिए, सारी ग्लोबल पावर्स के लिए एशिया पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है वो बड़ी मैटर करती है। ऑलरेडी यहाँ पे यूएस और चाइना की राइवलरी तो चल ही रही थी, ये उसमें एक नई डायमेंशन आ गई है जिसमें पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज अ कंट्री जो कि वॉरफेयर में भी रेजिलिएंट साबित हुआ है, टेक्नोलॉजी में भी रेजिलिएंट साबित हुआ है, और इसके अलावा रिस्ट्रेंट दिखाने में भी पाकिस्तान ने, अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा डिमीनर शो किया है, एक ऐसी पोस्चरिंग शो की है टू द वर्ल्ड जो कि इससे पहले हमें भी नहीं मालूम था कि हम कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस पॉइज़ ने और जो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी नज़र आया और मिलिटरीली भी नज़र आया, इस पॉइज़ ने पाकिस्तान को एक पोजीशन दी है एट द ग्लोबल फोरम्स जहाँ पे पाकिस्तान को अब सीरियसली लिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। बिकॉज इट इज़ एज सिंपल एज दैट, वी आर अ कैश स्टार्व्ड कंट्री, इकॉनमी हमारी ठीक नहीं है, मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बट एक असूल है दुनिया का, दैट इज़ पावर टॉक्स टू पावर। सो ये जो पावर का डिस्प्ले था, बेशक चाइना की हेल्प से था या जैसे भी था, उसने पाकिस्तान को रीपोजिशन किया है इन द इंटरनेशनल फोरम्स। और वाई आई से दिस बिकॉज जितने भी इस वक्त दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस और डायलॉग्स हो रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की प्रेजेंस है, पाकिस्तान और इंडिया डिस्कस हो रहा है। और आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस इतना प्रोएक्टिव कभी रहा नहीं है, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शंग्रीला डायलॉग उसकी एक अहम एग्ज़ाम्पल है, और दूसरा इस वक्त जो पाकिस्तान का डेलीगेशन वाशिंगटन में मौजूद है, इंडिया का डेलीगेशन भी वाशिंगटन में मौजूद है, तो हमारा डेलीगेशन जिस तरीके से वहाँ इंगेज कर रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और बड़ी इनकरेजिंग हैं। और ये वहाँ बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, ये उनकी राय की बेस पे मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ। शंग्रीला डायलॉग की पहले बात कर लेते हैं। जिस तरह यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए नेटो है और म्यूनिख में और डिफरेंट जगहों पे सिक्योरिटी फोरम्स होते रहते हैं, नेटो ख़ुद भी करता रहता है इनिशिएट, और भी फोरम्स बने हुए हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेते हैं और स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपना पर्सपेक्टिव दें। गवर्नमेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो अपना पर्सपेक्टिव दें कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी एंड पीस, ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसी तरह से शंग्रीला डायलॉग जो है, ये एक ऐसा फोरम है जो 9/11 के बाद, या यूँ कहिए कि कोल्ड वॉर के बाद जो डिप्लोमेसी के मैकेनिज़म्स चेंज हुए, बिकॉज कोल्ड वॉर से पहले तो एक बड़ा स्टैंडर्ड क्लासिक डिप्लोमेसी का मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता था जो कि गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट्स होता था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद स्पेशली 9/11 के बीच में, इस 10 इयर्स के पीरियड में दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ गवर्नमेंट्स का इंगेज करना काफ़ी नहीं है, इसलिए ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कराई गई। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी मींस कि उसमें हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं, लेकिन स्कॉलर्स, राइटर्स, एनालिस्ट्स, नॉन गवर्नमेंटल या सेमी गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी आएँ, ताकि मैक्सिमम इनपुट ली जाए इनटू द डिप्लोमेसी या जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है, और इसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। नाउ शंग्रीला डायलॉग 2002 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका फोकस है एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी। एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक भी कहा जाता है। उसकी अलग रीज़न्स हैं, उसकी भी वही रीज़न्स हैं, जब आप साइड्स लेते हैं तो आप उसको इंडो पैसिफिक कहेंगे या एशिया पैसिफिक कहेंगे। चाइना चूज़ टू से इट एशिया पैसिफिक, वी ऑल्सो प्रेफर कि हम इसे एशिया पैसिफिक कहें, बट यूएस और इंडिया जब भी बात करेंगे वो इसे इंडो पैसिफिक कहेंगे। सो 2002 में ये फोरम इस्टेब्लिश हुआ, और इसको अगर ट्रैक 2 नहीं तो इसको 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वाई आई से दिस बिकॉज इसमें तकरीबन मिनिस्ट्रियल लेवल से लेके
اسکالر لیول تک کے تقریباً سارے لوگ ہی شریک ہوتے ہیں, لیکن ٹریک 2 میں جتنا ہورائزن وائڈ ہوتا ہے اتنا ابھی اس کا ہوا نہیں ہے. بٹ اٹ از کنسیڈرڈ ویری امپورٹنٹ بیکاز انٹرنیشنلی اگر ایشین سیکورٹی کو دیکھنے کے لیے کوئی فورم ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ یہی ہے, اس لیے اس کی بڑی ویلیو ہے. اور اسپیشلی ان دا ویک آف چائنا اینڈ یو ایس رائیولری اس کی بڑی امپورٹنس ہو گئی ہے. سو بیسکلی یہ جو سمٹ ہوئی ہے 31 مئی 2025 کو, یہ بیکاز اور اتنی ڈسکشنز چل رہی تھی کہ یہ اس میں کہیں گم ہو گئی, لیکن اس پہ سارے ملکوں کے آفیشلس نے آ کے جو اپنے سٹانس پیش کیے ہیں اور جو کچھ وہاں ڈسکس ہوا ہے, دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ کون سا ملک, کون سا ریجن کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور چیزوں کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہے. سو 45 کنٹریز اینڈ ریجنز پارٹیسپیٹڈ ہیئر. اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی تھورو ڈسکشن ہوئی ہوگی, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی کون سا ملک, کون سا ریجن کس چیز کو کس لینس سے دیکھ رہا ہے. جو 4-5 کی پوائنٹس میں نے اس سارے ایونٹ کے نکالے ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ساؤتھ چائنا اینڈ تائیوان ڈسکس ہوا, گلوبل ڈومیننس کس کی ہوگی, اگین یو ایس اینڈ چائنا رائیولری جو ہے وہ بہت فور فرنٹ پہ تھی. پاکستان انڈیا کرائسس مینجمنٹ کیسے کرنے ہیں یہ بہت ایٹ لینتھ ڈسکس ہوا, اور نارتھ کوریا کے جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں وہ کیا ہیں, وہ بہت تیزی سے ایک نیوکلیئر رچ کنٹری بن رہا ہے, وہ کہاں تک جائے گا یہ ڈسکس ہوا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ از یو ایس اسٹل اے ریلائبل ایلائی فار دا ایلائز. سو یہ اتنا بڑا اسکوپ تھا اس کانفرنس کا. اگر اس میں سے میں آپ کو اس کا صرف جسٹ بتاؤں کہ کون سے ملک کے امپورٹنٹ ریپرزینٹیو نے کیا بات کی, تو دیٹ ول گیو یو سم آئیڈیا. اگر یو ایس چائنا ریلیشن شپ پہ ہم دیکھیں تو پیٹ ہیکسٹ جو کہ ڈیفینس سیکرٹری ہیں یو ایس کے, انہوں نے کہا کہ اپنی جو ڈیفینس اسپینڈنگ ہے, اپنے ایلائز کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں اپنی ڈیفینس اسپینڈنگ بہت بڑھانی پڑے گی بیکاز چائنا ریلائبل نہیں ہے. چائنا جس تیزی سے مسل فلیکسنگ کر رہا ہے, اٹ از بیکمنگ اے بگر تھریٹ دین وی اینٹیسپیٹڈ. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ وہ زیادہ تائیوان کے لینس سے کہہ رہے تھے. انہوں نے جو ورڈز یوز کیے وہ تھے انکریزنگ ملٹری ایزرٹیونیس. اب اپیرنٹلی تو یہ تائیوان کا لینس ہے, بٹ وی آل نو کہ ابھی کیونکہ یہ بہت ریسنٹ ایونٹ ہے جو اپنی ملٹری پریزنس پاکستان کے ساتھ انڈیا کے لیے شو کی ہے چائنا نے, تو وہ لینس اس میں آٹومیٹکلی آ سکتا تھا, لیکن ابھی شاید اٹ از ٹو ارلی فار یو ایس آفیشلس ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ پیٹ ہیکسٹ نے کہا کہ جو انڈو پیسیفک, اگین آپ اس کو لینگویج کو نوٹ کریں کہ جب یو ایس کہتا ہے تو وہ انڈو پیسیفک کہتا ہے, اور جب چائنا کہتا ہے تو وہ ایشیا پیسیفک کہتا ہے. یہ ایک ہی ریجن ہے. انہوں نے جو ایشیا پیسیفک ایلائز ہیں ان کو کہا کہ آپ کو بھی اپنی ڈیفینس اسپینڈنگ بڑھانی پڑے گی بیکاز چائنا از بیکمنگ ویری بگ ریجنل تھریٹ بیکاز اٹ از ٹرائنگ ٹو ری شیپ دا ریجنل آرڈر. اور ہم یہ آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ چائنا نے جو ابھی ریسنٹلی ایک پیرلل یو این کی طرح کا آئیو میڈیشن فورم لانچ کیا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو چینج دا ریجنل ڈائمینشنز آف ایشیا پیسیفک یا ایشیا. اور یہی وہ جو دو چیزیں ہیں وہ ڈیفینس سیکرٹری پیٹ ہیکسٹ نے شنگری لا ڈائلاگ میں بھی مینشن کی ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹپیکل ورڈز ہوتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ سیک کانفلکٹ بٹ وی آر پریپیئرڈ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی اگریشن کی گئی. یہ تو تھا اسٹانس یو ایس کا. چائنا نے جواب میں کیا کہا؟ چائنا ایکیوزڈ یو ایس کہ آپ ووک کرتے ہیں کانفلکٹس کو اور آپ کی ابھی تک کولڈ وار مینٹالٹی چل رہی ہے. یہ چائنا کا پوائنٹ آف ویو تھا. بیجنگ کرٹیسائزڈ کہ یو ایس لیڈ ایلائز جو ہیں آپ نئے ایلائز بنا رہے ہیں انڈیا پیسیفک میں, انڈو پیسیفک میں یا ایشیا پیسیفک میں, آکس کے نام سے, کوڈ کے نام سے. اس میں آپ نے آسٹریلیا کو بھی ڈال لیا ہے, انڈیا کو آپ سینٹر کر رہے ہیں, اس میں آپ خود ایلائز بنا رہے ہیں, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم رسپونڈ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کو چائنا نے وارن بھی کیا کہ آپ ان گروپس کا حصہ نہ بنیں. فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل مخون نے کہا کہ دیر از اے نیڈ فار اے پازیٹیو
new alliance between Asia and Europe. यूरेशिया इसको, इस रीजन को जब आप जिस पॉइंट पे जाके यूरोप और एशिया मिलते हैं उसको यूरेशियन रीजन भी कहा जाता है, और यूरेशियन पॉलिटिक्स यूजुअली डिस्कस नहीं होती, इस रीजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. बट क्लियरली विद द राइज ऑफ चाइना, अगर इसने इमर्ज करना है, टेक्नोलॉजिकली अलाइन करना है डिप्लोमेटिकली विद चाइना, विद एशिया, तो यूरो एशियन जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी का, रीजन का, पॉलिटिक्स का, इसको एंटरटेन करना पड़ेगा. इसलिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड न्यू अलायंसेस बिटवीन एशिया एंड यूरोप, बिकॉज हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो ट्रेड है और हमारी जो सिक्योरिटी है वो शेयर्ड है. सो दीज आर द न्यू डायमेंशंस दैट आर बीइंग एडेड टू द सिक्योरिटी कैलकुलस ऑफ द वर्ल्ड, जो अदरवाइज डिस्कस नहीं होती थी पहले. इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि जो यूएस चाइना का एक डीप डिवाइड है, उसमें और कंट्रीज़ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो सिचुएशन है ये पीस की तरफ नहीं जा रही, ये यकीनन एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है. और इसके अलावा इवेंट पे मुख्तलिफ और जो लोग आए, इम्पोर्टेंट गेस्ट आए, उन्होंने भी ये हाईलाइट किया कि सिक्योरिटी डायनामिक्स जो हैं एशिया पैसिफिक में वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, और कंट्रीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन द इकनॉमिक टाइज़, सारे कंट्रीज़ को ही, कि अब उन्होंने कैसे नेविगेट करना है कि वो अपने इकोनॉमिक टाइज़ यूएस और चाइना के साथ इक्वली लेके चल सकें, बिकॉज एट सम पॉइंट यूएस बिल्कुल वैसी बात करेगा कि ईदर यू आर विद अस और यू आर विद चाइना, और वो ऑलरेडी टैरिफ्स की शक्ल में उस चीज़ को इनिशिएट भी कर चुका है. सो ये एक बर्ड्स आई व्यू था कि दुनिया ने वहाँ पे क्या कहा यूएस चाइना की राइवलरी को लेके. अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो वहाँ पे मैटर डिस्कस हुआ उसकी. सो डिफरेंट फोरम्स बना दिए जाते हैं, उनको डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए जाते हैं. ऐसी कॉन्फ्रेंस में कोई 30 मिनट्स का पैनल होता है, कोई 1 घंटे का पैनल होता है, उस पैनल का एक टॉपिक होता है और उसमें डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं. सो आई थिंक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स के दो राइवल्स को एक पैनल में नहीं बिठाना चाहिए, इसलिए हमारी तरफ से जो हमारे चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ साहिर शमशाद गए हुए थे, जनरल साहिर शमशाद, उनको, और जो इंडियंस मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे जिनकी थी, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उनको 2 अलग अलग पैनल्स में बिठाया गया. जो हमारे चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं उन्होंने क्या कहा उस पर बाद में आते हैं. सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा टिपिंग पॉइंट था शैंग्रीला डायलॉग का, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस, फॉर द इंडियन ऑडियंस, वो ये था कि अनिल चौहान जो कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, मैं एग्जैक्टली ब्लूमबर्ग की ट्वीट आपको पढ़ के सुना रही हूँ. इंडियाज़ मिलिट्री कन्फर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ fighter jets in clashes with Pakistan in May. Anil Chauhan, Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces, spoke to Bloomberg TV on Saturday while attending the Shangri-La Dialogue in Singapore. और ये Bloomberg की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो ये इंटरव्यू वहाँ पड़ा हुआ भी है. सो बाकी डिस्कशंस तो सारी साइट पे हो गई, फोर फ्रंट पे सिर्फ ये इंटरव्यू आ गया जिसमें अनिल चौहान ने, जो कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ये एडमिट किया, लेकिन उनके वर्ड्स ये थे कि इट डज़ नॉट मैटर हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स वर डाउन्ड, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी वर बैक इन 2 days. ये इट्सेल्फ एक इंडियन छोड़ दें, किसी भी एयर चीफ के लिए ये एतराफ़ करना कि आपको पहले दिन अपनी एयरक्राफ्ट्स को पीछे करना पड़ गया, बिकॉज़ या तो आपको जैम कर दिया गया था, मैं निटी-ग्रिटी में नहीं जाती, जैम कर दिया गया था, या व्हाटएवर डॉग फाइट हैपेंड, उसकी वजह से आपको पीछे जाना पड़ा. लेकिन ये मानना कि हाँ जी ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर्स थे और हमें डाउन कर दिया गया और फिर हम 2 दिन में वापस आ गए चीज़ों को ठीक करके, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी डिफ़ीट है. आई थिंक जो मिलिट्री चीफ्स हैं वो ऐसे फोरम्स पे जब जाते हैं, इनको डिप्लोमेट्स को गाइड करना चाहिए, एंड आई एम श्योर दे डू गाइड देम कि आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, बिकॉज अ मिलिट्री मैन कैन नॉट स्पीक लाइक अ पॉलिटिशियन, कैन नॉट मिन्स वर्ड्स लाइक अ डिप्लोमैट. सो ये गलतियाँ होती हैं जब आप
इतने बड़े फोरम्स पे ख़ुद सामने जाके बैठ जाते हैं थिंकिंग यू कैन हैंडल इट, बट देन यू से थिंग्स दैट यू शुडंट हैव। सो ये टिपिंग पॉइंट बन गया शैंग्रीला डायलॉग का। और इसके बाद जो बिलावल भुट्टो हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन में, उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर लॉबिंग करने के लिए या अपनी डिप्लोमेसी करने के लिए एक पूरे डेलीगेशन के साथ इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यूनाइटेड नेशंस का वो फोरम था, उसमें सवाल जवाब जब हो रहे थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने 20 लॉक किए हुए थे, हमारी एयर फोर्स ने इंडियन 20 जेट्स को लॉक किया हुआ था। इट वाज आवर रिस्ट्रेंट कि हमने सिर्फ 6 को शूट डाउन किया। सो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट के तौर पे मामला सामने आया है कि पहले तो हमारे वज़ीर आज़म ने जब कहा था या जब हमारे DGISPR की तरफ से बयान आया था वो 6 का आया था, इंडिया तो कभी 1 या 2 पे जाता था। सो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आती हैं और ये इवेंट्स का और न्यूज़ आउटलेट्स को इंटरव्यूज़ देने का और इंगेज करने का और नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा होता है कि आप शुरू से आखिर तक कंसिस्टेंट रहें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी रियलिटी लोगों को बताने में या अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स में। इंडिया हैज़ लॉस्ट इट बिकॉज़ इतनी बड़ी गलती होनी नहीं चाहिए थी। उनको अगर नहीं मानना था तो वो ये भी ना कहते कि द व्हाट मैटर्स इज़ कि वी वर बैक इन द एयर। इसी तरह पाकिस्तान ने अब ये फ़र्स्ट टाइम कहा है, 6 का फिगर तो वो पहले दिन से दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये फ़र्स्ट टाइम कहा है कि हमने 20 लॉक किए हुए थे। नाउ दिस इज़ हाउ द गेम ऑफ नैरेटिव गोज़ एंड दिस इज़ हाउ पैरेलल साइट पे आपकी चीज़ें चलती रहती हैं। पिछले दिनों मोदी साहब ने कह दिया कि रोटी खाओ या गोली खाओ, वो ऐसे रिस्पॉन्सेस देते हैं, फिर जवाब में इधर से रिस्पॉन्सेस ज़ाहिर है जाएंगे, तो ये टिट फॉर टैट तो अब चलेगा। सो ये तो हो गया शैंग्रीला डायलॉग जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस वर वेरी मच डिस्कस्ड। उसमें जनरल साहिर शमशाद ने क्या कहा उसको अगर हम देखें तो उन्होंने ज़्यादा क्राइसिस मैनेजमेंट पे ज़ोर दिया। उन्होंने कहा एट द मोमेंट पाकिस्तान इंडिया की टेंशन्स को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई परमानेंट क्राइसिस मैनेजमेंट मेकनिज़म मौजूद नहीं है। सिर्फ क्राइसिस के वक्त हॉटलाइन पे DGMOs का रब्ता हो जाना काफ़ी नहीं है। हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड में ऊपर जाते जा रहे हैं जबकि हमें नीचे आना चाहिए और इस मामले को हल करने के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी या जो भी बीच में रोल प्ले करना चाहता है उसको करना चाहिए। जनरल अनिल चौहान को भी रॉयटर्स ने कोट किया है कि वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि शायद दोनों मुल्कों की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ज़रूर ये रियलाइज़ करती है कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए, कन्वेंशनल वॉर को इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। सो उन्होंने तो सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप की बात की है, दैट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। ही डिड नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इंडिया को, ये मैं BBC उर्दू से कोट कर रही हूँ, उन्होंने तस्लीम किया कि इंडिया को फ़ज़ाई नुकसानात हुए हैं, ताहम उनका कहना था कि इंडिया के पाकिस्तान में फ़ज़ाई हमले भी महारत के साथ किए गए। साथ ही उन्होंने ये रिपीट किया कि अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो फिर इंडिया उसका जवाब देगा, और उन्होंने इसको अपनी पर्सनल ओपिनियन के तौर पे पेश करते हुए कहा कि जब लड़ाई हो रही होती है या जब वॉर हो रही होती है तो सबसे ज़्यादा समझदारी जो है वो उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप को दिखानी होती है, और हमें ये लगता है कि इस ऑपरेशन के दौरान दोनों फरीकैन ने समझदारी का मुजाहरा किया है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम हिम एज़ वेल। आई थिंक मोर प्रूडेंट than the political leadership. Very wise words coming from the Indian Defence Chief. दूसरी तरफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हमारे जो हैं जनरल साहिर शमशाद, उन्होंने भी रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस को कम करने के लिए, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये दोनों ने सेपरेट फोरम्स पे बातचीत की हैं, सेपरेट इंटरव्यूज़ दिए हैं, डायरेक्ट कोई डायलॉग या डायरेक्ट कोई मुलाकात इन दोनों की, दोनों मिलिट्री लीडर्स की नहीं हुई। उन्होंने साहिर शमशाद ने भी कहा कि जो एटमी या एटॉमिक दो राइवल्स हैं उनको इस कदर वॉर के करीब नहीं आना चाहिए, लिहाजा हमारे दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं अगर वो रिज़ॉल्व नहीं होते तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ क्राइसिस मैकेनिज़्म। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को बढ़ाने पे जोर दिया क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, टॉलरेंस, रेड लाइंस जो एक दूसरे की हैं कंट्रीज़ की उसको ना क्रॉस किया जाए, और
इक्वालिटी की बेस पे एक दूसरे की सॉवरेंटी को सपोर्ट किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, ये सारी बातें की. सो बताने का मकसद ये था कि दोनों तरफ की मिलिट्री लीडरशिप ने इस इंटरनेशनल फोरम पे जो बातें की हैं वो काफ़ी पॉजिटिव थी. प्रॉब्लम आती है जब पॉलिटिकल अलाइनमेंट के मसले जब बीच में आते हैं और ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस जब बीच में इंटरवीन करते हैं तो दो मुल्क फिर डिफरेंटली सोचते हैं. सो ये तो मैंने आपको ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया फ्रॉम शंग्रीला डायलॉग के वहाँ पे भी पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस की गूंज थी. अब आ जाएं जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन गया हुआ है वाशिंगटन में, इंडिया की तरफ से भी गया हुआ है, वो हमने डिस्कस किया था. शशि थरूर उसको लीड कर रहे हैं. सो फार उनकी मुलाकातें इतनी हाईलाइट नहीं हो रही, हो सकता है हो रही हों लेकिन मीडिया में इतनी हाईलाइटेड नहीं हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि व्हाट आर दे अप टू. पाकिस्तान अलबत्ता बहुत इंगेज कर रहा है यूएन के डिफरेंट फोरम्स पे, यूएस के डिफरेंट हुकाम के साथ मुलाकातें उनकी जारी हैं. सो ये गवर्नमेंट ने जो डेलीगेशन बना के भेजा है इसमें हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पे साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं जो कि इसकी क़यादत कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, सेनेटर शहरी रहमान हैं, हिना रब्बानी खर हैं, फैसल सब्जवारी हैं, तहमीना जंजुआ हैं, जलील अब्बास जलानी हैं. इट इज़ अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ डिप्लोमैट्स एंड पॉलिटिशियंस हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन ऑफिस. सो ये काम तो कम अज़ कम हमारे जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने अच्छा किया है कि हर जगह इसहाक डार को नहीं भेजा बिकॉज ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, हर जगह शहबाज शरीफ खुद नहीं गए बिकॉज ही हैज़ नो एक्सपीरियंस. सो इस तरह एक टीम इकट्ठी करके भेजना जिसमें डिप्लोमैट्स भी शामिल हों और ऑफ कोर्स जिसमें फॉरेन ऑफिस एक्टिवली इंगेज्ड हो, और ऑफ कोर्स उनको पॉलिटिकली तो अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए गए होंगे, मिलिट्री ने भी कम्प्लीटली गाइड किया होगा, ये पूरा मैकेनिज़्म होता है. लेकिन आपकी प्रेजेंस में अगर यंग फेसेस भी हैं, फीमेल्स भी हैं, डिग्निफाइड किस्म के डिग्नेटरीज़ भी हैं, ऐसे लोग जैसे जलील अब्बास जलानी जो ख़ुद एम्बेसडर रह चुके हैं, शहरी रहमान जो ख़ुद यूएस में एम्बेसडर रह चुकी हैं, ऐसे फेसेस, इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ द पीपल, सो अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान. और ये जो ग्रुप है ये लंदन, वाशिंगटन और ब्रसल्स जाएगा. सो फॉर नाउ ये वाशिंगटन में मौजूद है. बिलावल भुट्टो ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि हम ऐसे किसी भी मैकेनिज़्म को बनाने के लिए तैयार हैं जिसमें कोई पीस बेस्ड अगर इनिशिएटिव हो तो हम उस पर चलने को तैयार हैं. सो बेसिकली पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टेंटली सेइंग कि वी आर रेडी टू इंगेज, लेकिन दहशत गर्दी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. कश्मीर के मामले के जब तक हल की तरफ हम नहीं जाते तब तक ये मसला इतना आसान नहीं है. इसके अलावा यूजिंग वाटर एज एन एक्सेसरी ऑफ वॉर, इस पर भी बहुत बातचीत हुई है. एक स्टेटमेंट है बिलावल की जो बड़ी वायरल हुई, इस पर बड़ा रिस्पॉन्स आया. सो ऑन अ लाइटर साइड लेट्स डिस्कस दैट. सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी. कुछ लोगों ने कहा कि आप टीमों को क्या बहुत बुरी कॉपी समझते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स अ रेशियल माइंडसेट कि बेशक ग्लोबल रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं, वी आर अलाइंड विद चाइना, लेकिन मेंटली हमारे अंदर ये चीज़ें इतनी कंडीशनड हैं कि हम टीमों को या चाइनीज़ ब्रांड्स को एक सेकंड ग्रेड कॉपी ही समझते हैं या सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट्स ही समझते हैं. इस पर स्पेशली असद उमर ने एग्जैक्टली यही तनकीद की, और उन्होंने खैर रेसिज्म का या माइंडसेट का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं टू कंपेयर नेतन्याहू एंड मोदी, ये ठीक नहीं है बिकॉज़ अब तो जो टीमू है वो अमेज़ॉन को भी पीछे छोड़ने के करीब है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, उन्होंने ये कहा. इसके अलावा येस दिस इज़ वेस्टर्न नैरेटिव, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये बात अक्सर करती रहती हूँ कि हमने कभी रशिया की हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, हमने कभी चाइना की हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, हमने ग्लोबल साउथ को कभी उस तरह इंगेज ही नहीं किया कल्चरली जैसे करना चाहिए. हमने हमेशा मूवीज़ भी अगर देखी हैं, फेस्टिवल्स भी अटेंड किए हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी अटेंड किए हैं तो वो वेस्टर्न रहे हैं. और मुझे वो याद आ गया जब इमरान ख़ान और जनरल बाजवा की कंट्रोवर्सी आपस का उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो डिस्कस होता था, तो उसमें इमरान ख़ान कहते थे कि जनरल बाजवा कहते थे कि वी नीड टू फॉलो
فالو دا ویسٹرن کیمپ بیکاز ہم دیکھیں کلچرلی ان کے ساتھ الائن کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ تو ہم الائن ہی نہیں کرتے. سو دس از ہاؤ امپورٹنٹ دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو از, دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پہ ہیمر کر کر کے جو نیریٹیوز ہماری سوچ کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں وہ ہمارا ڈیفالٹ موڈ بن جاتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں انگریوڈ ہو جاتے ہیں, اس پہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں انٹرنیشنل فورمز پہ نکلتی ہیں. تو آئی وونٹ سے کہ چائنا میں ریئیکٹ ٹو اٹ بیکاز چائنا کی اسٹریٹجک ریزیلینس اینڈ پیشنس بڑی مشہور ہے, بٹ آف کورس دس از ناٹ اے گڈ ایگزامپل اس طرح کی چیزیں کوٹ کرنا. ہی از اے ینگسٹر, یس ہی از اے ینگ فیس آف پاکستان, وی انکریج دیٹ. ہم تو خود کہتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے, بٹ اس کے ساتھ ایک فلپ سائڈ بھی اٹیچڈ ہے. اٹس اے ڈائنیسٹک پالیٹکس, بٹ دس از واٹ وی ہیو. ہمارے پاس ینگ لیڈرز کہاں ہیں, کہاں الاؤ کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کو کہ وہ گرو کر کے یہاں تک پہنچ سکے کہ وہ سینیٹر بھی بنے, قومی اسمبلی کا ممبر بھی بنے, ایک اچھا انفلوئنشل پولیٹیشین بھی بنے. جو انتہائی سینئر لوگ ہیں وہ بھی سرو کرتے رہتے ہیں ساری عمر ان پولیٹیکل پارٹیز انڈر اے ون مین اور اے ون پارٹی. سو یا دیز آر دا ریالٹیز, ریالٹیز کے ساتھ ہی ہم نے زندہ رہنا ہے اور ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کو کریکٹ کرنے کی بات کرتے رہنا ہے. بٹ اگر ہمیں کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے, جس طرح وین آئی اپریشیٹڈ کہ ایک ینگ فیس ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو آن ٹویٹر, a lot of Indians and people from Pakistan who don't like بلاول بھٹو زرداری فار دیئر اون ریزنس کہ ان کو پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے یا واٹ ایور ریزنس. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک چیز کو آپ ایک کانٹیکسٹ میں اگر سپورٹ کر رہے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس فینومینا کو سپورٹ کر رہے ہیں. یس وی نیڈ ینگ فیسز, اور اگر اس وقت وہ ینگ فیس باہر جا کے ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے. پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو نو آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دیٹ. پھر لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ان کے والد نے تو بڑی کرپشن کی ہوئی ہے, تو میں تو نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی, یا میں تو اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہی. میں تو ایک کانٹیکسٹ میں تعریف کر رہی ہوں کہ یس اے گڈ فیس, اے گڈ ایفرٹ, بڑا اچھا گروپ اکٹھا کر کے وہاں پہ بھیجا ہے, اس کی ضرورت ہے. سو دیر از نو نیڈ ٹو ٹیک ایوری تھنگ ایٹ پرسنل لیول. اے لاٹ آف ٹائمز جو کامنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی بات ویڈیو میں کچھ اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو جو انالائز کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. سو آل آئی وانٹ ٹو سے از کہ ونس آئی ایم ڈوئنگ اے ویڈیو آن اے ٹاپک آئی ایم اونلی کانسنٹریٹڈ آن دیٹ ٹاپک, اور اس ٹاپک کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے میں سے اگر کوئی 5-6 اور ڈائمینشنس نکلتی ہیں تو جب میں ان پہ بات کروں گی تب آپ ازیوم کریں کہ میرا اس بارے میں کیا اوپینین ہے. ادروائز خود سے ازیوم کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. I'll see you tomorrow.